हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ पुस्तक का पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का संपूर्ण प्रश्नाभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, हिरण समूह में क्यों खड़े थे? विकल्प क, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। विकल्प ख, वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। विकल्प ग, वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे। घ, सिंह उनसे उदासीन थे, अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो कौन सा विकल्प सही है उसे आप कमेंट में दीजिए। विकल्प क, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, क्योंकि हम पाठ में पढ़े ही थे। प्रश्न 2, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्षीय है कैसे? विकल्प 1, गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। अधिकतर जनसंख्या भारत से आने वालों की है। सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं। भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। तो कौन सा सही है? भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं, यह विकल्प सही है। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। छात्र स्वयं करें। आप कह सकते हैं कि उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और पाठ को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। इस तरह आप कह सकते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये पंक्तियां हम पढ़े थे। उत्तर, इस उद्धरण में भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी चिरंजीवता अमरता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक यह इंगित कर रहे हैं कि भारत में रहते हुए हमें अपनी संस्कृति की महत्ता और शक्ति का उतना अनुभव नहीं होता जितना कि विदेशों में जाकर होता है, विशेष रूप से मॉरिशस जैसे देश में, जहां भारतीय मूल के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वहां हमें अपनी संस्कृति की जीवंतता और प्रभाव का वास्तविक बांध होता है। तो इस तरह इसका उत्तर आप दे सकते हैं। सोच विचार के लिए इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है, इसे आपको लिखना है। उत्तर के तौर पे आप लिख देते हैं। उत्तर, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर, नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है, जिसमें घास बहुत अधिक तथा पेड़ बहुत कम होते हैं। नेशनल पार्क में सर्वत्र अच्छी सड़कें बनी होती हैं तथा उस पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरणों का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। चिड़ियाघर में पशपक्षी तथा शेर, हिरण, अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं, जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक सीमित दायरा होता है। इस तरह आप इसका उत्तर देंगे। ख, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी
बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? इसका उत्तर हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। लेखक और अन्य लोग जब 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे, उन सिंहों को कुछ जानने की इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। उन सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो ये लोग, लेखक और अन्य लोग, तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं है। एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर उनकी ओर नज़र नहीं उठाई। तब उन लोगों को लगा कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। ग, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? उत्तर, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। कितने प्रतिशत? 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। तथा जहां 53% लोग हिंदू ही हैं। 53% लोग। मॉरिशस में ऊख की खेती, ऊख मीन्स गन्ना, और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। यह बात इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते थे। घ, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसे कैसे बना दिया है? उत्तर, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है, तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो पूछी थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, यानी ईसाई हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धन पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इस तरह इस पंक्ति का कथन है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो स्तंभ 1, स्तंभ 2, 2 स्तंभ है, ध्यान देना है। सबसे पहले स्तंभ 2 आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे 1, यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। 2, यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। 3, यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 4, यह रक्तवाहिनियाँ अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। 5, यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। 6, यह ब्रिटिश ओवरसीज
एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। 7. यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। 8. यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कावड़ या बागी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी 2 टोकरियों या छींकों में यात्री गंगा जल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। 9. ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। अब इसे आप पढ़ेंगे, जो सही होगा उससे मिलान करेंगे। जैसे अफ्रीका का क्या है? यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी दूसरे नंबर का। दूसरा नैरोबी, यह एशिया महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। रक्तचाप, तीसरा है रक्तचाप। यह रक्त वाहिनियां अर्थात नसों के बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। 4. BOAC। 6. यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। 5. भूमध्य रेखा, यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देशांतर रेखा, एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी दोनों गोलार्धों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ई उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इनकी संख्या 360 होती है। तुलसीदास, यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। 8. क्रेओल, यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। 9. कांवर, यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बागी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई 2 टोकरियां या छींके में यात्री गंगा जल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। इस तरह इसका मिलान आप करेंगे। यात्रा वृत्तांत की रचना, यात्रा वृत्तांत की रचना आपको करनी है। कैसे? इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब 2 जवान सिंह उठे और दूर को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या? सजीवता। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए। जैसे लेखक ने बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत की रचना में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में सजीव चित्रण किया है कि पाठक को इस तरह प्रतीत होता है जैसे वह स्वयं यह दृश्य देख रहा हो। 2. लेखक ने यात्रा की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है, जैसे हिरणों का दिखाई देना, सिंहों का उठना और उनका अलग अलग दिशा में बढ़ना। 3.
वृत्तांत में घास, झुंड और मील भर की दूरी जैसे शब्दों से प्राकृतिक वातावरण का यथार्थ चित्रण किया गया है। 4. लेखक ने घटना का यथार्थवादी यानी वास्तविक वर्णन किया है। 5. सिंहों की चालाकी और शिकार की योजना से वृत्तांत में रोमांच पैदा होता है जो पाठक को बांधे रखता है। 6. यात्रा वृत्तांत में यात्रा का उद्देश्य केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं है बल्कि रास्ते के अनुभव को साझा करना भी है। इस तरह इस यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं हमें देखने को मिली। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क्या मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। प्रश्न, मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? उत्तर, मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम बनारस, गोकुल और ब्रह्म स्थान जैसे इसलिए रखे होंगे क्योंकि वे अपने भारतीय मूल और संस्कृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते रहें, इसलिए उन्होंने यह रखा होगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से हरा भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। संकेत, राष्ट्रीय पार्क के बंदरों, सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। उत्तर, हाँ, पर्यटकों की उपस्थिति का पशुओं पर प्रभाव पड़ता है। उनकी स्वाभाविक दिनचर्या और व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जैसे बंदरों का आक्रामक होना या सिंहों का भोजन की खोज में आलसी हो जाना, क्योंकि वे पर्यटकों से भोजन की उम्मीद करने लगते हैं। इस तरह इसका उत्तर होगा। हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? उत्तर, जिराफ को मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि हिरण तो तेज दौड़कर शिकार से बच सकते हैं, खतरे को भांपकर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जिराफ अपनी ऊंचाई और आत्मविश्वास के बावजूद खतरे की परवाह किए बिना सहज खड़ा रहता है, जो मूर्खता जैसा लगता है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। इस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? उत्तर, झील का नाम परी तालाब इसलिए पड़ा होगा क्योंकि परियों को सुंदर, अद्भुत और दिव्य शक्तियों वाली माना जाता है। झील की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीयता ने लोगों को यह विश्वास दिलाया होगा कि यह परियों का निवास स्थान है, इसलिए उसका नाम परी तालाब रखा होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? उत्तर, मॉरिशस के लोगों ने झील का नाम गंगा तालाब इसलिए रखा होगा क्योंकि गंगा हिंदू धर्म में पवित्र और आस्था का प्रतीक है। इससे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया होगा। शब्दों की बात, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्द को पुस्तकालय, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ी है। यहाँ पर सर्वनाम है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द, इन वाक्यों में ये शब्द किन के लिए उपयोग किए गए हैं?
ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। किनके लिए? हिरणों के लिए। आप जानते ही हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। 1, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। शिवरात्रि के त्यौहार में इस तरह का उन्हें पहनना पड़ता है। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हें रेखांकित आपको करना है। जैसे उस और उन्हें, ये दो शब्द क्या हैं? सर्वनाम है, उस और उन्हें। 2, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं? उन्होंने, उन्हें, जिस और वे, ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। खैर, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द आप लगाएंगे। देखिए उत्तर पहले में, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी शिवरात्रि के दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। यहाँ पर सर्वनाम की जगह पे संज्ञा का प्रयोग किया गया। 2, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। मॉरिशस के लोग अपने धर्म पर डटे रहे और मॉरिशस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था। मॉरिशस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो यहाँ पर भी इस शब्द की जगह पे संज्ञा शब्द लगा दिए गए। इस तरह आप लगाकर लिखेंगे। पहचान पाठ के आधार पर आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देश के नाम पढ़े हैं, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। उत्तर, छात्र छात्राएं विश्व के मानचित्र की सहायता से स्वयं करें, क्योंकि यह विश्व के मानचित्र पे मिलेगा। पाठ से आगे आपकी बात क्या? वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। उत्तर, छात्र छात्राएं अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करें। आपको स्वयं करना है अपने अनुभव के आधार पर। खैर, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों के पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है? यह मुलाकात कहाँ हुई है, बताइए। उत्तर, छात्र छात्राएं अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करें, यानी आप जिनसे मुलाकात किए हैं उन्हें लिखेंगे और कहाँ किए हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। गए, यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। संकेत, ये बातें आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में भी हो सकती है जिन पर आपको गर्व है। उत्तर, छात्र छात्राएं अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करें। कक्षा और घर की भाषाएं। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक
कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? इसके बारे में यहाँ दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये तालिका है। क्रम संख्या: मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेता हूँ, मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, इनमें आपको लिखना है। उत्तर शिक्षक की सहायता से छात्र छात्राएं स्वयं करें। इसे आपको स्वयं करना है। प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। यहाँ भी प्रशंसा की गई है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। यहाँ भी प्रशंसा की गई है मॉरिशस का। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है: सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। सत्य यह है कि प्रत्येक बार अलग अलग तरह से प्रशंसा करनी है। सराहना की तालिका। तो ये तालिका है: स्वयं, परिजन, शिक्षक, मित्र, पशु, स्थान, सब्जी, पेड़, नाम इनके, और प्रशंसा या सराहना के वाक्य आपको बनाने हैं। उत्तर शिक्षक एवं परिजनों की सहायता से छात्र छात्राएं स्वयं करें। इनकी सहायता से आपको यह करना है। यह दिख रहा है। यह साल 1934 में 2 नवंबर को एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। यह मजदूर थे जिसे वहां पर अप्रवासी दिवस यानी इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है, जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी देश में 68% से ज़्यादा है। ब्रिटिश शासक गन्ने की खेती में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहां ले गए थे। यही वजह है कि मॉरिशस की संस्कृति में भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों का खास योगदान है। इनमें से ज़्यादातर बिहार के थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठियों की भी तादाद अच्छी खासी थी। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम भी भारतीय मूल के थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे। चित्रात्मक सूचना इंफोग्राफिक्स। तो ये चित्रात्मक सूचना है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। इस चित्र को हम देखें। इन चित्रों के साथ बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारी दी गई है, जिसे हम लोग पढ़ लिए। इसे चित्रात्मक सूचना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चित्रात्मक सूचना। क्या? इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। उसे आप पढ़ें तो उसके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि सन 1834 में 2 नवंबर को एटलस नामक जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे अब अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस की आबादी में भारतीय मूल के लोगों का योगदान लगभग 68% है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए मॉरिशस में भोजपुरी भाषा, गीत और साहित्य को प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ की संस्कृति में भारतीय त्योहारों जैसे होली, दिवाली, छठ और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह दर्शाता है कि मॉरिशस में भारतीय समुदाय ने अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखा है। मॉरिशस में जय हिंद की भावना गूंजती है, जो भारतीय मूल के लोगों के गर्व और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। श्री शिवसागर राम गुलाम, जिन्हें मॉरिशस का राष्ट्रीय पिता माना जाता है, भारतीय मूल के थे और उन्होंने मॉरिशस को स्वतंत्रता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले प्रधानमंत्री बने। उनका योगदान मॉरिशस के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस तरह आप एक अनुच्छेद लिखेंगे।
अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार की चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए, जैसे आपका विद्यालय, कोई विशेष दिवस, आपके जीवन की कोई विशेष घटना आदि। संकेत: यह कार्य आप अपने समूह में मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कागज पर चित्र चिपका सकते हैं और सूचना को कलात्मक रूप से कम शब्दों में भी लिख सकते हैं। चित्र बनाए भी जा सकते हैं। आप यह कार्य कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी कर सकते हैं। उत्तर: छात्र छात्राएं स्वयं करें। हस्ताक्षर: आप जानते ही हैं कि यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वे अपने कुछ इस प्रकार लिखते थे। अपना नाम इस तरह से लिखते थे, रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से वे सिग्नेचर हस्ताक्षर करते थे। अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति के जीवन भर अनेक कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपके हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे, अतः प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करने होंगे। हो सकता है अभी आपने अपने हस्ताक्षर निर्धारित न किए हों। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। आप भी अपना हस्ताक्षर 5 बार कीजिए। 5 बार आपको भी अपना हस्ताक्षर लिखना है। ध्यान रहे कि आपके हस्ताक्षर एक जैसे हों, अलग अलग न हो। हस्ताक्षर जो हैं एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आपकी पहचान का होता है। उत्तर: छात्र छात्राएं 5 बार अपने हस्ताक्षर करें जो एक जैसे ही हो। पत्र: यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है। इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। तो ये आपका पत्र है। नई दिल्ली 8/7/67 को यह लिखा गया था। मानवर चतुर्वेदी जी को लिखा गया था। इनके लिए मानवर शब्द का प्रयोग किए। आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है। लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरगंज लेन, नई दिल्ली। यानी पहले जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पता देना होगा, उसके बाद उसके लिए आदर्शसूचक शब्द या संबोधन शब्द का प्रयोग करना होगा और अंतिम में आपको अपना नाम और अपना पता देना होता है और बीच में आपको जो लिखना है उसे लिखना होता है। ये प्रारूप होता है। अब इसे आधारित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उसका उत्तर आप इसे देखते हुए देंगे। जैसे पत्र किसने लिखा है, तो उत्तर आपका आया दिनकर। उत्तर: यह पत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ख: पत्र किसे लिखा गया है, तो किसे लिखा गया है, चतुर्वेदी जी को। उत्तर: पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। ग: पत्र किस तिथि को लिखा गया है, तो कौन सा तिथि है, 8/7/67। पत्र 8/7/67 को लिखा गया है। घ: पत्र किस स्थान से लिखा गया है, तो कहाँ से लिखा गया है, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। उत्तर: पत्र सफदरजंग लेन, नई दिल्ली से लिखा गया है। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जानते ही हैं पत्र पाने के पहले आप आदर्शसूचक शब्द लगाते हैं, मानवर। उत्तर: पहले मानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। च: पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है, तो क्या शब्द लिखा है, उत्तर: आपका शब्द लिखा है। यहाँ आपका दिनकर। इस तरह से आप इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। उलझन सुलझाओ। क:
जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। कब उड़ा? 4 बजे शाम को। और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे, और जबकि बजना चाहिए था कितना? 9। नोट: छात्र छात्राएं इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटे के उड़ान के बाद 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। उत्तर: इस उलझन का कारण समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन का अंतर है। किसका? टाइम जोन का। नैरोबी, केन्या और मॉरिशस के समय क्षेत्रों में 1 घंटे का अंतर है। कितना है? 1 घंटे का अंतर है। नैरोबी ईस्ट अफ्रीका टाइम जोन EAT में है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 3 है, यानी 3 घंटे है। जबकि मॉरिशस टाइम जोन MUT में है, जो GMT 4 है। इसका मतलब है कि मॉरिशस का समय नैरोबी से 1 घंटा आगे है। कितना आगे है? 1 घंटा आगे है। इस तरह से इसका उत्तर आप लिखेंगे। नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक भारत में घड़ी, दूसरा मॉरिशस में घड़ी। एक घड़ी भारत के समय के दिखा रहा है, दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उस समय मॉरिशस में कितने बजे और मिनट हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 5:20, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3:50। इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न है जिनका उत्तर आपको देना है। भारत में क्या समय हुआ है? तो क्या हुआ है? 5:20। उत्तर: भारत में 5:20 हुआ है। मॉरिशस में क्या समय हुआ है? तो मॉरिशस में क्या समय हुआ है? देख रहे हैं 3:50। तो उत्तर: मॉरिशस में 3:50 का समय हुआ है। मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? कितने घंटे और मिनट का अंतर है? उत्तर: मॉरिशस और भारत के समय में 1 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। कितना? 1 घंटे और 30 मिनट, यानी 3:50 और 5:20, 4:10 यहाँ 20 मिनट, यहाँ 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? तो कहाँ ज़्यादा बज रहा है? भारत में। तो सूर्योदय कहाँ पहले होगा? सूर्योदय भारत में पहले होगा। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलती है, तो पहले भारत आएगा, उसके बाद मॉरिशस आएगा। और देशांतर रेखाएं के अनुसार हम समय की गिनती करते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कुल 360 देशांतर है, यानी 24 घंटे उसमें हो जाते हैं। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होंगी? इससे 1 घंटा 30 मिनट कम, तो क्या हो जाएगा? उस समय मॉरिशस की घड़ियां 10:30 का समय दिखा रही होंगी। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका क्या अर्थ है। जैसे दिया है एला मालत एला घौलसम। संकेत दिया है क ख, यानी ख को कै माना जाएगा, एक अक्षर पहले आ जाएगा। तेला, एला का क्या हो जाएगा? मेरा भारत मेरा गौरव, क्योंकि यह के पहले मैं आया है, ल के पहले रे आया है, तो हो जाएगा मेरा। ऐसे यहाँ पर भारत हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पर मेरा फिर होगा, यहाँ पर आएगा गौरव। मेरा भारत मेरा गौरव, यह पहेली का उत्तर है। खोजबीन के लिए नीचे दी गई रचनाओं को पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदें। क चाँद का कुर्ता, ख मिर्च का मजा, ग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, घ हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा। उत्तर छात्र छात्राएं पुस्तकालय एवं इंटरनेट की सहायता से इसे स्वयं करेंगे, खरीदेंगे या पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।